चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इसमें हम पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में हमने वीडियो बनाई है। इसमें तीसरे पार्ट में हेडिंग लिया है 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। तो जब 2 तार पास पास रखे हों और उन दोनों तारों में करंट बह रही हो तो उन दोनों तारों के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। पहले तार में भी धारा है, दूसरे तार में भी धारा है। इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2। दोनों समांतर तारों के बीच की डिस्टेंस है r। तो दोनों तारों में धारा बहने पर इनके अपने अपने मैग्नेटिक फील्ड होंगे, जिसके कारण इस पहले तार को, इसका मैंने नाम रखा PQ, इसका नाम रखा RS। पहले तार को दूसरा तार अपनी ओर आकर्षित करेगा, फोर्स लगाएगा, और पहला तार दूसरे तार को अपनी ओर आकर्षित करेगा अगर दोनों में धाराएं सेम डायरेक्शन में है। ये जो फोर्स की डायरेक्शन हमने निकाली ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तार PQ के कारण R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। किसी सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है B = μ0/2 पाई × I/R। PQ तार में I कितनी है? I1, वो लिख दी हमने। अब इतना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी तल के लंबवत अंदर की ओर। दाएं हाथ के नियम नंबर 1 से अंगूठा धारा की दिशा में हो, उंगलियां नीचे की ओर हो। अंगूठा को धारा की दिशा में रखेंगे और उंगलियां इस बिंदु की ओर हो जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हथेली किधर को हो जाएगी? अंदर को। इसलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर को होगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी तल के लंबवत अंदर की ओर। ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरे तार पर चुंबकीय बल लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो तार RS पर चुंबकीय बल F = BI/L sin थीटा। sin थीटा यहाँ लगेगा 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तल के लंबवत है। B की जगह पर ये फॉर्मूला आ जाएगा μ0/2 पाई × I1/R। B के बाद है I। तो हम RS तार पर बल निकाल रहे हैं। RS तार में करंट क्या है? I2। तो I की जगह I2 × L, इसकी लेंथ। F = μ0/2 पाई × I1/I2/R × L। ये फोर्स हो जाएगा दोनों तारों के बीच लगने वाला। ये फोर्स हो गया दोनों तारों के बीच लगने वाला। इसमें कुछ कंडीशन है। अगर करंट दोनों तारों में सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल। और अगर करंट दोनों तारों में अपोजिट है तो इनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा, रिपल्सन फोर्स। केस फर्स्ट, यदि धारा दोनों तारों में सेम डायरेक्शन में हो। जब सेम डायरेक्शन में करंट होगी तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, जिससे तार बीच में एक दूसरे की ओर खिंच जाएंगे। तो ये शेप ले लेंगे वो। तो यहाँ बल कौन सा होगा? आकर्षण बल।
केस सेकंड, अगर तारों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक में अगर ऊपर जा रही है तो एक में नीचे आ रही हो, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार देखते हैं तो इन पर फोर्स बाहर की ओर लगते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। इन्हें कहेंगे हम प्रतिकर्षण बल, रिपल्सिव फोर्स। तो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि अगर तारों में धाराएं अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनके बीच बल किस प्रकृति का होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण बल होगा। ये जो फॉर्मूला हमने अभी निकाला है, F इक्वल टू μ0/2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन R इंटू L, इस फॉर्मूले से 1 एम्पियर धारा की डेफिनेशन डिफाइन की जाती है। तो हेडिंग डाल रहे हैं हम 1 एम्पियर। इसको डिफाइन करने के लिए I1 इक्वल टू 1 एम्पियर, I2 इक्वल टू 1 एम्पियर मान लेंगे, L की वैल्यू 1 मीटर और R की वैल्यू 1 मीटर। इतना अगर हम मानते हैं 1 तो ये 4 क्वांटिटी 1 हो गई, तो हमारे पास ये बचता है। तब F इक्वल टू बचेगा μ0/2 पाई इंटू 1। μ0/2 पाई की वैल्यू 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन। तब डेफिनेशन क्या हुई, यदि 1 मीटर लंबे 2 समांतर तार एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, 2 लंबे सीधे 1 मीटर लंबे तार एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, तो उनके बीच लगने वाला बल 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन हो, तब उनमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। डेफिनेशन लिखी जा सकती है, यदि 1 मीटर लंबे एवं समांतर तार एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तथा उनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन हो, तो उनमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन हमारी हो जाती है। अगर प्रति एकांक लंबाई पर बल पूछा जाए कि तारों की प्रति एकांक लंबाई पर बल बताओ, तो F/L ले लेंगे और हो जाएगा μ0/2 पाई L अपॉन में आ गया इंटू I1 I2 अपॉन R। तब इसे लिखेंगे। इस समय तो यूनिट होगा न्यूटन और इस समय हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। एक समान चुंबकीय
क्षेत्र में धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, फॉर्मूला निकल के आएगा टो इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ये कोई आयताकार धारावाही लूप, धारावाही का मतलब इसमें करंट बह रही है, कोई रेक्टेंगुलर फॉर्म की लूप मैग्नेटिक फील्ड में लटकी हुई है, आयताकार कुंडली, इसमें धारा बह रही है आई, इस तरीके से क्लॉकवाइज बह रही है। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है बी, कुंडली की लंबाई एल और चौड़ाई बी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम देखते हैं तो इस BC साइड पर, BC भुजा पर चुंबकीय बल ऊपर की ओर लगेगा, इस प्रकार से ऊपर को। चूंकि इसमें करंट अपोजिट है, इसके अपोजिट जा रही है, इसमें करंट नीचे को आ रही है, इसमें ऊपर, तो इस पर लगने वाला फोर्स नीचे को लगेगा डाउन कंडीशन में। अब यदि इस कॉपी पर ही एक सिरे पर फोर्स ऊपर को लगे और एक पर नीचे को, ये पेन है, इसके एक सिरे पर फोर्स ऊपर को लगे और एक पर नीचे को, तो ये पेन अपनी जगह पर घूम जाएगा और घूमने को कहते हैं आघूर्ण। इसलिए हेडिंग का नाम है बल युग्म का आघूर्ण। दो बल इसे घुमा रहे हैं, इसीलिए हेडिंग का नाम है बल युग्म, बलों का जोड़ा। जब ये कुंडली घूमेगी तो किसी टाइम पर इसकी अक्ष मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाती है। उस समय जो चौड़ाई की भुजा है विड्थ वाली, वह ऊर्ध्वाधर से कितना एंगल बनाएगी, थीटा, और दोनों बलों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डी है, F1 और F2 के बीच की डिस्टेंस। इसकी हमें बलाघूर्ण निकालते समय आवश्यकता होगी। बलाघूर्ण होता है टो इक्वल टू F इंटू डी। F कोई सा, दोनों में से कोई सा फोर्स, और डी होती है दोनों बलों के बीच की लंबवत डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले डी निकालेंगे। तो इस ट्रायंगल में साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लंब थीटा के सामने का क्या है, डी, कर्ण क्या है, बी। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, बी की किससे होगी, साइन थीटा से, तो डी का मान हो जाएगा बी साइन थीटा। F1 की जगह, F1 फोर्स है इसकी L लंबाई पर लगने वाला बल, इस पर, तो वो है बी आई एल इंटू डी का मान बी साइन थीटा। F की जगह बी आई एल रख दिया, डी का मान लगा दिया। यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हो गया क्षेत्रफल, तो बी आई ए और साइन थीटा। यह इस धारा लूप पर एक फेरे की कुंडली पर इतना बलाघूर्ण लगेगा। और कोई मोटर बनाते हैं जैसे पंखे की मोटर, उस पर भी यही बलाघूर्ण लगता है जब करंट हम छोड़ते हैं। तो उसमें कई फेरे होते हैं, उसमें फेरों की संख्या अगर कैपिटल एन हो तो कुल बलाघूर्ण हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा। एक तो हमारा बलाघूर्ण का ये फॉर्मूला बनता है। एन है फेरों की संख्या, आई है कुंडली में बहने वाली करंट, ए है कुंडली की आर्मेचर का क्षेत्रफल और बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, थीटा है कुंडली की अक्ष का चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तीन शुरू की जो क्वांटिटी है एन आई ए, उनकी जगह एक स्वेच्छ राशि एम रख दी, फिर बन जाएगा एम बी साइन थीटा। तो इसमें कैपिटल एम हमने जिसकी जगह रखा है उसे बताना होगा कि किसकी जगह रखा है। यहाँ कैपिटल एम इक्वल टू एन आई ए। पहले लेसन से ये फॉर्मूला
काफी मैच कर रहा है। पहले लेसन में पढ़ा था हमने विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, वहां भी बल आघूर्ण, यहाँ भी बल आघूर्ण। वहां पी था वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, यहाँ एम है चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण। तो उससे ये मिलता जुलता है, इसीलिए NiA की जगह हमने कैपिटल एम लिखा है। तो कैपिटल एम राशि कहलाएगी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो निकाय घूम जाएगा उसे हम चुंबकीय द्विध्रुव की संज्ञा देंगे। तो धारावाही कुंडली, किसी कुंडली में अगर करंट भेजें तो वो भी हमारी एक चुंबकीय द्विध्रुव होती है। चुंबक जो होती है वो भी चुंबकीय द्विध्रुव होती है। यहाँ तक कि परमाणु भी चुंबकीय द्विध्रुव होता है, क्योंकि परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि किसी वृत्ताकार कुंडली में करंट बह रही हो। जैसे पंखे की मोटर में करंट बह रही हो, तो पंखे की मोटर भी क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव का एक उदाहरण है। ऐसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो वो भी परमाणु के लिए चुंबकीय आघूर्ण प्रदान करते हैं। यहाँ हम चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम को डिफाइन करना चाहेंगे। और उस डिफाइन करने से पहले अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं वेक्टर टो इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, क्योंकि इससे पहले ये था टो इक्वल टू एम बी साइन थीटा। साइन थीटा जिसमें आएगा वहां क्रॉस प्रोडक्ट होगा। यहां से एक बात की हमें और जानकारी मिली कि जो वेक्टर टो होगा वो वेक्टर एम और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इस तरीके से अगर वेक्टर एम ये है, ये थीटा है, ये वेक्टर बी है, तो जो वेक्टर टो होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब हम चुंबकीय आघूर्ण को डिफाइन करना जा रहे हैं। चुंबकीय आघूर्ण पूरा नाम बोल देते हैं चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण। इंग्लिश हो जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट। इसी फॉर्मूले से डेफिनेशन देंगे टो इक्वल टू एम बी साइन थीटा। इसकी डेफिनेशन देनी है, इसे छोड़ दो, कैपिटल एम को छोड़ दो। कैपिटल एम की डेफिनेशन देना है और LHS में बल आघूर्ण है, इसके पदों में डेफिनेशन देना, इसे छोड़ दें, कैपिटल एम को छोड़ दें, बाकी जो बचा उनको एक मान लें। तो यदि B इक्वल टू 1 टेस्ला और साइन की वैल्यू 1 तब होगी जब थीटा 90 होगा, तो ये दो वैल्यू 1 1 हो गई। तो टो इक्वल टू किसके हो गया, एम के। चूंकि साइन 90 रखा है तो टो में मैक्स लगेगा, टो की वैल्यू मैक्सिमम होगी। डेफिनेशन क्या हुई, डायग्राम से और क्लियर अच्छा रहेगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये कोई मैग्नेट या कॉइल की अक्ष है, ये मैग्नेट है, यह मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर कंडीशन में रखी है, लंबवत रखी है। तो जब इसको छोड़ा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट को अपनी दिशा में घुमा देगा, अपने समांतर घुमा लेगा। तो जब ये मैग्नेट घूमेगी तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, आघूर्ण। उसका मूल्यांकन, आकलन चुंबकीय आघूर्ण द्वारा किया जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण अधिक है तो चुंबक तेजी से घूमेगी, कम है तो चुंबक कम बल आघूर्ण से घूमेगी। डेफिनेशन क्या हुई, यदि 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में
कोई चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव लंबवत रखा हो तो उस पर जितना अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करता है उसे चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बोर्ड एग्जाम के लिए। यदि एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय द्विध्रुव या चुंबक लंबवत रखी हो तो उस पर जितना मैक्सिमम बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है उसे चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला हमने देख ही लिया है, कैपिटल एम इक्वल टू NIA। चुंबकीय आघूर्ण कैसी राशि है? वेक्टर राशि है, सदिश राशि है। मात्रक फॉर्मूले से देख लेंगे। I करंट का मात्रक एम्पियर, एरिया क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। अब हम इसका नया टॉपिक पढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं। जैसा कि यहाँ आया है, बल आघूर्ण मैक्सिमम करने के लिए थीटा कितना लिया गया? 90। तो जो मोटर होती है या डायनमो होता है, जनरेटर, उसकी जो आर्मेचर होती है वो दो नाल चुंबकों के बीच में रखते हैं। तो चुंबक को नाल के रूप में क्यों लेते हैं, गोलाई के रूप में क्यों लेते हैं, उसका कारण इसके बीच में यह है आर्मेचर, तांबे के तार की कॉइल। तो जब ये चुंबक, इसे नोट डाल दे रहे हम, कारण कि मोटर में या जनित्र में आर्मेचर के दोनों ओर रखी चुंबक नाल चुंबक क्यों ली जाती है, उसका जवाब, उसका कारण है कि ये इस वृत्ताकार रूप में होने के कारण इससे निकलने वाली बल रेखाएं आर्मेचर पर हर जगह लंबवत गिरेंगी। जब ये लंबवत गिरेंगी तो थीटा 90 होगा और बल आघूर्ण मैक्सिमम लगेगा, टॉ इक्वल टू MB sin 90, टॉ मैक्स। तो बल आघूर्ण कैसा लगेगा? मैक्सिमम। और मैग्नेट अपनी पूरी पावर मोटर को घुमाने में लगा देगी। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, वृत्ताकार धारावाही कुंडली एक चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। ये हम स्पष्ट तौर पर देखेंगे कि कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है तो वो चुंबकीय द्विध्रुव है या नहीं। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र निकाल चुके हैं हम, तो चुंबकीय आघूर्ण उसमें कैसे इन्वॉल्व करें उसको देखेंगे। हेडिंग हो जाएगा वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। पहले लेसन में हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया था E = K × 2P/r³।
यहाँ वृत्ताकार कुंडली के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखते हैं किस फॉर्म का आएगा, उसके ऊपर विचार करते हैं। तो हम जानते हैं कि एक सर्कुलर लूप जो होती है उसमें अगर करंट छोड़ दी जाए, करंट धारा प्रवाहित करा दी जाए, तो उसकी अक्ष पर x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I r स्क्वायर, r इसकी रेडियस है, अपॉन 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अगर लूप में फेरों की संख्या n हो तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ni r स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ये है n फेरों के लिए। ये है एक फेरे के लिए। ये बात ध्यान दें, इस हेडिंग में हमको ये देखना है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव की तरह किस प्रकार मान सकते हैं। यहां से आगे चले जब हम, तो इस जो अक्ष पर डिस्टेंस है x की कंपेयर में r बहुत छोटा है, r स्क्वायर बहुत छोटा है एज कंपेयर टू एक्स स्क्वायर, इसलिए म्यू नॉट ni r स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई में उसे रहने देंगे, नीचे जहां ऐड हो रहा है वहां r स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर देंगे, टू अंदर बचा एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर है 3/2, 2 पावर से 2 कट जाएगी तो x की पावर बचेगी 3। अब हम इसमें कुछ अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो हमने इसमें पाई से ऊपर मल्टीप्लाई और पाई से नीचे डिवाइड कर दिया, तो फॉर्मूला हमारा हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये पाई, और n i और पाई आर स्क्वायर, पाई को आर स्क्वायर से पहले ले लिया। अब यहां देखिए, और नीचे है x की पावर 3, पाई 2 के साथ में लिया, ऊपर का पाई आर स्क्वायर से पहले ले लिया। अब यहां देखिए एन आई ए, एरिया लिखा है पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ये ऊपर कैपिटल एम का फॉर्मूला हो गया जो हमने अभी अभी पढ़ा है, एम इक्वल टू एन आई ए। लेकिन जहां एरिया नहीं दिया होता है वहां हम लिख लेते हैं एन आई और एरिया को लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह हम कैपिटल एम लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट इंटू कैपिटल एम अपॉन 2 पाई और एक्स क्यूब। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं और 2 से नीचे डिवाइड कर दूं तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन एक्स क्यूब। यह फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला के इक्विवेलेंट है। वहां आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। तो ये कांस्टेंट यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, वहां p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ r डिस्टेंस, यहाँ x डिस्टेंस। तो जब यह विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो यहाँ ये चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, अर्थात धारावाही कुंडली को हम चुंबकीय द्विध्रुव मान सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अक्ष पर x क्यूब के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है।